बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को रीनल सिस्टम के बारे में और आगे की जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन के बारे में जानने का, यानी कि यूरिनरी फिल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, यूरेथ्रा और अन्य जानकारी के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। तो बिना किसी वेस्टिंग के चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूरिन फिल्ट्रेशन के बारे में। इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो मैं आज आपको बता दूंगी। इसके अलावा आज हम यूरिन कंपोजिशन और यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर्स और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू बायो अकेडमी। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरिन फिल्ट्रेशन होता क्या है। यूरिन फिल्ट्रेशन को हम तो 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड देन तीसरा सेक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है और होता क्या क्या है वो समझिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अबाउट 1/5 of the cardiac output reached to the kidney। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब होता है हम किडनी तक पहुंचने का, किडनी के पास जो फिल्टर होने का पार्ट आता है ना ब्लड का, वो 1/5 आता है। यानी कि 1/5 पार्ट जो है वो हमारा, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि हमारी हार्ट जो ही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड बनाती है, फिर वो बॉडी में हमारे सेक्रीट होता है। यही पूरा प्रोसीजर हमारा रहता है। इसके अलावा 1/5 जो पार्ट रहता है ना वो किडनी फिल्टर करती है। ठीक है, उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब इसके अलावा हमारे कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू एसवी इंटू एच आर। एसवी का मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम, इंटू एच आर का मतलब है हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, इंटू हार्ट रेट होता है 72 पर मिनट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो धड़कन होती है ना, जो बीट होती है हमारे, उसके बीच में जो गैप आता है ना, उसका ये मान होता है 70 ml। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 ml कार्डिक आउटपुट निकल कर आता है। इसके अलावा जो किडनी तक पहुंचता है वो केवल 1100 से 1200 ml तक होता है। देखिए ये सारी बातें ये लिखी हुई है। इसके अलावा मैं आपको और आगे बढ़ती हूँ, जानकारी देती हूँ। जैसे 1100 से 1200 ml यहाँ पर गया, ठीक है, यहां से आपका 1100 से 1200 ml जा रहा है, एंड देन केवल ओनली 125 ml पर मिनट फिल्टर हो रहा है और 180 लीटर पर डे फिल्टर होता है। देखो 125 ml पर मिनट फिल्टर होता है, ठीक है, इसके अलावा और 180 लीटर पर डे फिल्टर होता है। 125 ml पर मिनट फिल्टर हो रहा है और 180 लीटर पर डे फिल्टर हो रहा है। समझ में आ गई बात। जीएफआर फिल्टर कर रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इसी को कहते हैं। प्रोटीन जो होता है वो इस ब्लड के साथ ट्रैवल तो करता है पर कभी भी इसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये निकलता नहीं है बाहर, तो इसलिए इसका पार्ट ये नहीं होता है। पहली चीज, क्योंकि ये लार्ज साइज का होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और 99% फिल्टर जो हो जाते हैं वो प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो मैंने अभी आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन, इसको 2 नाम से जानते हैं, तो एब्जॉर्प्शन बोल लो या रीअब्जॉर्प्शन बोल लो। इसमें क्या हो रहा है, व्हेन ग्लोमेरुलस फिल्टर्स कम इनटू रीनल ट्यूब्यूल, जब ग्लोमेरुलस फिल्टर जो हो रहा है वो रीनल ट्यूब्यूल के पास पहुंच रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है दोबारा से। समझ गए, दिस मैकेनिज्म को ही हम लोग रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। दोबारा बताती हूं मैं कि व्हेन ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस अभी मैंने आपको बताया ना, ये सब जीएफआर कर रहा है, तो ग्लोमेरुलस फिल्टर जो होता है वो जब रीनल ट्यूब्यूल्स के पास पहुंचता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है सारी चीजों को। इसी मैकेनिज्म को हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब ये बताती हूँ मैं आपको रीअब्जॉर्प्शन होता कब कब है। रीअब्जॉर्प्शन 2 तरीके से पॉसिबल होता है, एक तो एक्टिव तरीके से, एक तो होता है पैसिव तरीके से। समझ गए।
एक्टिव तरीके से कैसे हो रहा है? एक्टिव तरीके से हो रहा है यूज एनर्जी, एनर्जी का यूज करके। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन के, कैल्शियम और क्लोरीन, ये सारे एक्टिव तरीके से रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, और पैसिव तरीके से हो रहे हैं जिनमें एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, जैसे H2O, यूरिया, यूरिक एसिड, ये पैसिव तरीके से रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अच्छा, रीअब्सॉर्प्शन के ये सब्सटेंस है दोनों, जैसे मैंने बता दिया है। ठीक है, ये देखिए पीसीटी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुला, पीटीसी, ब्लड और हार्ट और किडनी, ये इस तरीके से ये जो है वो एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इस तरीके से जाता है। इसके अलावा रीनल मेडुला, पेरिटिब्यूल, कैपिलरीज एंड देन ब्लड। इंट्रास्टिशियल ट्यूब ये बना हुआ है यहाँ पे, ये पीसीटी है, इसमें ही H2O, ग्लूकोज, विटामिन सारे यही सेक्रेट हो रहे हैं, ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है। अब बात करते हैं, व्हेन 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो डिजायर टू वॉइड, यानी कि वॉइड का मतलब होता है आपके मन करेगा कि आप यूरिन पास आउट करें। टोटल कैपेसिटी यूरिन एमएल की कितनी होती है? 1 से 1.5 लीटर और 1000 से 1500 ml। समझ गए बात? अब रीअब्सॉर्ब सब्सटेंस को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रीअब्सॉर्ब सब्सटेंस क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज, कंप्लीट रीअब्सॉर्ब, इनकम्प्लीट रीअब्सॉर्ब और नॉट एब्सॉर्ब। कौन कौन से एब्सॉर्ब होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, और कौन सा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले जो कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं वो है ग्लूकोज, विटामिन, अमाइनो एसिड, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो ये तो होने ही है, क्योंकि ग्लूकोज भी हमारे शरीर में एब्सॉर्ब आराम से हो जाता है, बिना ग्लूकोज के हमारे अंदर एनर्जी ही कहाँ से आएगी। विटामिन का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, हमारी आंखों के लिए, यहाँ तक कि ब्लीडिंग के लिए, ब्लड वगैरह के लिए, क्लॉटिंग तक जमा नहीं होने देते, तो विटामिन आर वेरी 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 प्रीशियस टू आवर बॉडी। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, और कैल्शियम और पोटेशियम तो होते ही हैं, वो तो बहुत कुछ मैनेज करते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब, जो इनकम्प्लीट पार्शियली एब्जॉर्ब रहते हैं, होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, या आधे अधूरे होते हैं, वो उनमें आता है, उनका नाम होता है यूरिया और यूरिक एसिड। ये कभी भी रीएब्जॉर्ब होते हैं, बट कभी कभार होते हैं, आधे अधूरे। और उसके बाद आता है कि जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो होता है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन हमारे शरीर में कभी भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता, और अगर रीअब्जॉर्ब होने लगे तो इससे बीमारी फैलती है। आपने सुना भी होगा उसका क्रेटिनिन बढ़ गया, इस वजह से उसको किडनी डिसीज हो रही है। इसके बारे में हम जब किडनी के डिसीज पोर्शन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्रेटिनिन बढ़ने या घटने से क्या क्या हो जाता है, या क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आगे पढ़ लेते हैं। अबाउट 80% ऑफ फिल्टर एब्जॉर्ब इन पीसीटी, मतलब 80% तक जो फिल्टर है ना, फिल्टर जो कर रहा है यूरिन को, वो 80% तक पीसीटी में हो जाता है। पीसीटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन पढ़ाया था पूरा, मैंने आपको पीसीटी डीसीटी सबके बारे में बताया था ना। तो पीसीटी के अंदर 80% फिल्टर एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है? ड्यू टू ब्रश बॉर्डर सेल्स, क्योंकि उसके पास ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट है। 3 से 5% कहाँ होता है? एलओएच में, यानी कि लूप ऑफ हेनले में। 9 से 10% डीसीटी में हो जाता है। और इसके अलावा डीसीटी को प्रिंसिपल सेल के नाम से जानते हैं। अच्छा देखो, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 80% तक फिल्टर रीअब्जॉर्ब पीसीटी के अंदर होता है, और पीसीटी के पास में क्या मौजूद है? ब्रश बॉर्डर सेल। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई खत्म। अब बात करते हैं सेक्रेशन के बारे में। सेक्रेशन कैसे होता है? Some non-useful substance such as drugs, creatinine reabsorb with substance, but after some times these substance again send back tubules known as secretion. अच्छा, सेक्रेट मतलब जो है वो यूरिन का जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर कैसे निकल रहा है? बाहर इस तरीके से निकल रहा है जैसे कि, अच्छा, और कौन कौन सी चीजें बाहर निकल रही हैं? ड्रग्स जो यूज हो गई है वो तो काम में चली गई, जो अनयूज रह गई, जिनका यूज नहीं रहा, वो सारा यूरिन के थ्रू पास आउट होगा। तो वो ड्रग्स, क्रेटिनिन, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो क्रेटिनिन तो निकलेगा ही। Reabsorb with substance, but after some times these substance again send back tubules known as secretion. ट्यूब्यूल्स को दोबारा से भेज देती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्रेशन हो गया। मतलब वो सेक्रेट करा ही देती हैं, करा के उन्हें कहाँ निकालना है? उनको यूरिन के थ्रू उन्हें बाहर निकालना है, क्योंकि ये हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेशर कैसे लगता है। ठीक है, ब्लड एक्सक्रीटेड प्रेशर ऑन ग्लोमेरुलस। ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस पर प्रेशर लगाता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाता है, जिससे क्या हो जाता है ना, जिससे आई जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कितना प्रेशर लगा रहा है वो, 60 से 70 mmHg का प्रेशर लगा रहा है वो। ठीक है, और जो दूसरा नंबर पॉइंट है, सेकंड प्रेशर, जो दूसरा प्रेशर लगता है, देखो ये तो पहला प्रेशर लगाया है उसने, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि GHP, पहला प्रेशर लगाया उसने, जिसमें कितना प्रेशर, कितना mmHg का लगाया, 60 से 70 mmHg का उसने प्रेशर लगाया। जो दूसरा प्रेशर लगाया है उसे बीकॉप यानी कि बाइकोलिडल ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बाइकोलिडल ओस्मोटिक प्रेशर सेकंड प्रेशर लगता है। तो प्रेशर एक्सीड बाय द, जिससे क्या क्या होता है, जो कि प्रोटीन ऑन अपोजिट साइड टू द ब्लड, प्रोटीन जो है ना उसको अपोजिट साइड ऑफ द ब्लड, उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। वो कितना परसेंट तक प्रेशर लगा रहा है, वो 30 mmHg का प्रेशर लगा रहा है। उसके बाद बात करेंगे CHP। फिर प्रेशर लगता है CHP, जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि प्रेशर कैप्सूल्स की दीवारें लगा रही हैं। ये कितने लगा रही हैं, 20 mmHg का प्रेशर लगा रहे हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको ये किस किस तरीके से क्या क्या प्रेशर लग रहे हैं। सबसे पहला प्रेशर लग रहा है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि सबसे पहला प्रेशर है, जो 60 से 70 mmHg का लग रहा है। दूसरा प्रेशर लग रहा है बीकॉप का यानी कि बाइकोलिडल ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये सेकेंड प्रेशर लग रहा है 30 mmHg का लगता है। इसमें क्या होता है ना, प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है, दूसरी साइड भेज दिया जाता है। उसके बाद CHP लगाते हैं यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर कहां से लग रहा है, ये कैप्सूल्स की दीवारों से लग रहा है। ये 20 mmHg का प्रेशर इस पे लगाया जा रहा है। प्रेशर की बात समझ में आ गई कि ग्लोमेरुलस किस किस तरीके से कहां कहां प्रेशर लगा रही है, 3 तरीके से लगा रही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके अलावा बाइकोलिडल ओस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलरिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक, अब बात करते हैं नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कैसे लग रहा है। नेट फिल्ट्रेट प्रेशर लग रहा है GHP यानी कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP यानी कि बाइकोलिडल ओस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP मतलब कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि आप ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में माइनस करो बाइकोलिडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसके अलावा बाइकोलिडल ऑस्मोटिक प्रेशर को जोड़ दो CHP में यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। ये इसका फॉर्मूला रहता है नेट प्रेशर निकालने का। तो GHP हमारा कितना प्रेशर लगा रहा है, 60 से 70 लगा रहा है, तो 60 लिख दिया। ठीक है, BCOP कितना लगा रहा है, बाइकोलिडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लग रहा है, 30 लग रहा है, 30 लिख दिया। एंड देन CHP कितना लगा रहा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा है 20, तो 20 से प्लस कर दिया। ये आ गया 10 mmHg यानी कि 10 से 20 mmHg का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक सेकंड रुको, बात करते हैं यूरिन के कंपोजिशन की। अब यूरिन के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है। सबसे ज्यादा यूरिन के अंदर वाटर प्रेजेंट है 96%, उसके अलावा 96 to 95%, 95 to 96% ऐसे बोल लो। यूरिया प्रेजेंट है 2%, यूरिक एसिड प्रेजेंट है 2% और 1% और चीजें हैं जिसमें क्रेटिनिन, अमोनिया, सोडियम, कैल्शियम, H3O4, इसके अलावा ऑक्सलेट, ये सारी चीजें 1% में प्रेजेंट है। अब किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये तो आप जानते ही हो क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करेंगे यूरेटर के बारे में। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, कंपोजिशन बता दिया, अब क्या मतलब रह गया इन सब चीजों का। अब बात करेंगे सीधे सीधे रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, यानी कि उसका ब्लैडर कहाँ है, यूरेटर कहाँ है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या है, यूरेटर एक कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब देखो, यूरेटर आप में दिखाई दे रहा है, ये रही किडनी, किडनी के ठीक नीचे यूरेटर है। यहां से सीधा एक पाइप मान लीजिए आप, जो पाइप लेके जा रहा है यूरिन को, उसी को हम लोग यूरेटर कहते हैं। यानी कि कन्वे यूरिन, यानी कि यूरिन को ले जाना फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक एक पाइप के द्वारा उसको लेके जाना ही यूरेटर का काम है, यूरेटर उसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। मूवमेंट क्या होता है इसका, पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट रहता है, मतलब बाहर निकलता है,
बाहर निकलता है एंड देन बाहर निकलता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो जानते ही हैं सब लोग। लंबाई की बात करो तो 25 से 30 सेंटीमीटर रहता है। इसके अलावा यूरेटर का जॉइंट किससे जॉइंट रहता है? पेल्विक के द्वारा जॉइंट रहता है। यूरेट्रो पेल्विक जॉइंट यूपीजे। यूरेटर जॉइंट यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी वेसल्स जंक्शंस के द्वारा जॉइंट रहता है। और आगे बात करेंगे कवरिंग ऑफ यूट्रस के बारे में। इससे पहले मैं आपको दोबारा से थोड़ी बातें और बता देती हूँ इसी के बारे में, शायद समझ में नहीं आया होगा किसी के, दोबारा चर्चा कर देती हूँ मैं। यूरेटर का आपका समझ में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर कैसे कैसे कहाँ प्रेजेंट होता है। एक पाइपिंग होती है, उसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है वो यूरिनरी ब्लैडर को, किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने की एक पाइप है वो, और जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जा रहा है। मूवमेंट इसका पैरासिलाइटिक मूवमेंट रहता है। लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर रहती है। यूरेटर के जॉइंट कहाँ स्थित है वो बता दें। यूरेटर जॉइंट होता है पेल्विक से, फिर यूरेटर, उसी को हम लोग यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन कहते हैं। यूरेटर जॉइंट यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर आपस में जोड़ते हैं, उसको यूरेटर वेसिकल जंक्शंस बोलते हैं। आपके बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने देखो यहाँ समझाया, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन, एंड देन ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे यूरेटर वेसिकल जंक्शन। अब अगली बार से मैं आपके लिए कुछ करके लाऊंगी ताकि मैं इसमें पेन का यूज कर पाऊं, ठीक है। रुकिए एक सेकंड में, अब आपको आगे की बातें बता देती हूँ। कवरिंग ऑफ यूरेटर्स के बारे में बता देती हूँ। यूरेटर्स के पास भी अपनी खुद की कवरिंग्स है, मौजूद है उसके पास। कौन कौन सी कवरिंग है? पहली कवरिंग है फाइब्रस लेयर, यानी कि सबसे बाहर की लेयर। फाइब्रस लेयर सबसे आउटर लेयर है। इसके अलावा उसके अंदर की लेयर है, उसको मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर भी दो तरीके से डिवाइड है, एक इनर तरीके से, एक आउटर तरीके से। इनर वाली जो लेयर है उसको लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी हुई है, और आउटर वाली सर्कुलर मसल फाइबर की बनी हुई है। और जो अंदर एक पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, वो इंटरस्टिशियल एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। माफ करना, ट्रांजैक्शनल एपिथेलियम मसल का बना हुआ है। समझ में आ गया क्या क्या कवरिंग है? पहली कवरिंग जो बाहर दिखाई दे रही है वो फाइब्रस लेयर की है। मिडिल लेयर में दो तरीके की लेयर्स बनी हुई है, एक इनर और एक आउटर। इनर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की है, दूसरी वाली सर्कुलर मसल फाइबर की बनी हुई है, और एक ट्रांजैक्शनल एपिथेलियम मसल की अंदर की मसल बनी हुई है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, रुको सब समझा दूंगी मैं आपको, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है। थोड़ा सा हो सकता है आपको फिल्ट्रेशन में थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को 100% पढ़ा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है, तो आप लोग समझ जाइएगा। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। पहले तो पियर शेप का दिखाई देता है। इसको रिसीवर ऑफ यूरिन कहते हैं, क्योंकि यूरिन इसी में आकर स्टोर हो जाता है। और कैसा होता है? एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। ओपनिंग की बात करो तो दो ओपनिंग इसकी यूरेटर की रहती है और एक यूरेथ्रा की रहती है, जैसे इसमें दिखाई जा रही है। 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर डिजायर टू अवॉइड यूरिनेशन, जब ब्लैडर को जब ब्लैडर को यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है, उसको हम वॉइड कहते हैं, ठीक है। तो वो निकालने लगता है, जब 300 से 400 ml फुल हो जाता है तो वो कहता है कि चलो यूरिन को पास आउट करो, ठीक है। टोटल कैपेसिटी यूरिनरी कितनी होती है? 1 से 1.5 लीटर तक हो जाती है, यानी कि 1000 से 1500 ml तक रहती है। लेयर्स की बात करो, देखो इसके पास भी लेयर्स है। कौन कौन सी है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी ट्रांजिशनल लेयर है। आउटर लेयर इसकी एडवेंशिया की बनी हुई है। एडवेंशिया जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। अंदर की मिडिल लेयर है इसके अंदर प्रेजेंट। इसके अलावा नीचे चले जाओ तो इंटरनल स्फिंक्टर लगा हुआ है इसके अंदर, और नीचे की तरफ जाओगे तो एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें 3 लेयर, यानी कि मिडिल लेयर के पास जो है वो 3 लेयर प्रेजेंट है। 3 कौन कौन से? आउटर, मिडिल और इनर। 3 तरीके की लेयर प्रेजेंट है। आउटर जो लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी हुई है, मिडिल है वो सर्कुलर मसल फाइबर की बनी हुई है, और इनर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी हुई है, ठीक है। और इन तीनों मिडिल लेयर की मसल्स को हम लोग डेस्टोसर मसल, यानी कि पुश डाउन मसल भी कहते हैं। इसके अलावा इंटरनल स्फिंक्टर को इनवॉलंटरी और एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी मसल है।
अब मैं आपको इसको दोबारा समझा देती हूँ, हौच पौच हो गया होगा थोड़ा, ठीक है। सबसे पहली बात, आउटर लेयर किसकी बनी हुई होती है, इसको मत ध्यान दीजिए, आप आउटर लेयर को देखिए। आउटर लेयर आपकी एडवेंशिया की बनी हुई होती है, ठीक है। एडवेंशिया होता है इसमें चलो साफ नहीं दे रहा है, आप मैंने आपको नीचे अपने हैंड रिटन नोट्स ऐड कर दिए, आप लोग इसमें देख के देख लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है, नहीं तो मैं लिख देती, अगर इसमें लिखने का कोई जुगाड़ हो जाए तो नहीं होगा। चलो कल से मैं कुछ करके लाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिख दूं इसमें, तो फायदा रहेगा। तो एक सेकंड वेट करिएगा, कहाँ चला गया, हम बात कर रहे थे ये लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। सबसे पहली चीज, इस एडवेंशिया का बना हुआ होता है, और एडवेंशिया में लूज, एडवेंशिया किस टाइप का टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। उसके बाद जब हम अंदर की बात करते हैं तो मिडिल लेयर जो आती है, मिडिल लेयर में 3 लेयर प्रेजेंट है, ये देखिए ये मिडिल लेयर की 3 लेयर है, आउटर, मिडिल और इनर 3 लेयर है। आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर की बनी हुई है, मिडिल लेयर सर्कुलर मसल फाइबर की, और इनर वाली लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर की। इन तीनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग डेस्ट्रॉय मसल बोलते हैं। ये देखिए, जिसे हम लोग पुश डाउन मसल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा निकलेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं ना पुश पुश पुश। तो पुश जो है ना, वो इसी वाली मसल से बच्चा जो है वो बाहर निकलता है, इसलिए इसका नाम डेस्ट्रोसर मसल है। और ये पुश डाउन मसल्स के बारे में, इसका दूसरा नाम पुश डाउन मसल भी है, ठीक। इसके अंदर 2 स्पिंटर लगे हैं, एक इंटरनल स्पिंटर है जो अंदर की तरफ लगा हुआ है, एक एक्सटर्नल स्पिंटर है जो बाहर की तरफ लगा हुआ है। इंटरनल स्पिंटर इनवॉलेंटरी है और एक्सटर्नल स्पिंटर जो है वो वॉलेंटरी है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता आपको यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कोई दिक्कत आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग यूरेथ्रा के बारे में, ठीक है। थके तो नहीं हो? चलो बताती हूँ। यूरेथ्रा एक स्मॉल ट्यूब, बहुत छोटी सी ट्यूब है। लेंथ इसका 4 सेंटीमीटर फीमेल में रहता है, मेल में इसका 19 से 20 सेंटीमीटर तक वो रहता है। तो यूरेथ्रा प्रेजेंट तो दोनों के पास में है ना, फीमेल के पास भी प्रेजेंट है और मेल के पास भी, बट मेल में ज्यादा काम है, फीमेल के पास तो अपना खुद का ब्लैडर है, तो फीमेल को इतना ज्यादा कोई वो है नहीं। तो यूरेथ्रा जो है वो मेनली किसमें, फीमेल, क्योंकि इससे तो यूरिन से फॉस्फेट पास आउट हो जाता है, निकल जाता है, तो हमें तो कोई जरूरत है नहीं ज्यादा। लेकिन मेल का जो है ना वो बड़ा है, यूरेथ्रा 19 से 20 सेंटीमीटर का है। मेल यूरेथ्रा में 3 तरीके के पार्ट होते हैं, जैसे प्रोस्टेट, इसके अलावा मेम्ब्रेनियस, इसके अलावा स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ठीक। अब जब बड़ा है तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ा हुआ है। मेम्ब्रेनियस जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर का, और स्पॉन्जी यूरेथ्रा 15 सेंटीमीटर का बना हुआ है। समझ गए आप बात? क्योंकि तभी तो ये 19 से 20 सेंटीमीटर का होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं यूरेथ्रा में क्या क्या प्रेजेंट है, कैसा दिखता है। देखिए प्रोस्टेट, इसकी यहाँ पे प्रोस्टेट, ये देखो पूरा यूरेथ्रा बना हुआ है, कोई भी गलत सेंस नहीं लेगा। पढ़ने के पर्पज से हम लोग आए हैं तो पढ़ने के पर्पज से ही जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यूरेथ्रा ये रहा, इसके अलावा इसमें प्रोस्टेट यूरेथ्रा ये रहा, यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे प्रोस्टेट यूरेथ्रा है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये बिल्कुल पास में मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, एंड देन जो आपको दिखाई दे रहा होगा जो पेनिट्रेट पार्ट, जैसे पेनिस कहते हैं, जो पेनिट्रेट होता है वो स्पॉन्जी पेनाइल यूरेथ्रा के नाम से जाना। आज हमने बात करी बहुत अच्छे और प्यारे टॉपिक्स के बारे में। आज मैंने आपको यूरिन का फिल्ट्रेशन पूरी तरीके से समझा दिया है, ग्लोमेरुलस से कैसे होता है और बाकी के ऑर्गन से कैसे कैसे होता है, यानी कि पीसीटी, डीसीटी, इन वाले से। इसके अलावा हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो है रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म थोड़ी सी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती। आई एम द वन जो पढ़ाएगा और एक एक बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आज जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर कर लेना। आज के टॉपिक में यूरेटर और यूरेथ्रा भी कराया गया है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको सारा लिंक और पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, मुझसे बात करने का मौका मिलता है। आप मुझसे
बात कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, मुझे टेक्स्ट करके जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से जुड़ें। मैं देख रही हूँ बच्चे देखते हैं बट ज्वाइन नहीं होते। ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप ज्वाइन होएंगे, जितनी ज़्यादा हमारे पास बच्चे बढ़ेंगे उस हिसाब से हम अपनी वीडियो क्लियरिटी या और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे अभी हमें दिक्कत होती है आपको 3D डायग्राम नहीं दिखा पाते हैं, तो अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे ज्वाइन होंगे तो उतनी अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को हम दिखा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो टेलीग्राम पर ज़रूर से जुड़ें, उसमें आपको PDF मिल जाएंगी। ठीक, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी कल का बिल्कुल नहीं छोड़ना है वीडियो। कल हम रास मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं थोड़े बहुत डिसीज़ पोर्शन भी कंप्लीट करा दूँगी, 1-2 डिसीज़ में बता दूँगी। किडनी स्टोन थोड़ा सा बड़ा है, किडनी स्टोन बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को किडनी स्टोन के बारे में नॉलेज नहीं रहती है। किस टाइप का स्टोन्स होते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, क्या क्या मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे क्लास में। जब किडनी ख़त्म हो जाएगी, जब रीनल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम, आप लोगों को पता है, MCQs करते हैं। MCQs सेशन में ज़रूर से जुड़ें, क्योंकि जितने आप MCQs करेंगे उतना ही हम लोगों को फ़ायदा रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रास मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते बच्चों, बाय।